हेलो एवरीबॉडी आई वेलकम यू ऑल बैक टू प्रयोग आईएएस। मेरा नाम है वीर प्रताप सिंह और आज हम वापस से 2013 के पीवाईक्यू सीरीज को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम समझने की कोशिश करेंगे कि यूपीएससी के पूछे गए सवाल या स्टेट पीसीएस के अंदर पूछे गए सवालों को हमें कैसे टैकल करना है, मेंस के मार्क्स को हमें कैसे मैक्सिमाइज करना है और इंटरव्यू लिस्ट के अंदर हमारा नाम होना चाहिए एंड फाइनल लिस्ट के अंदर नाम होना चाहिए, एक आंसर को ब्रेनस्टॉर्म कैसे करना है और 7 से 8 मिनट के अंदर उसको फुल्ली कैसे उसके डिमांड को हमें एड्रेस करना है। So this is our series. Do like, share and subscribe our channel. You can also connect with me on my Telegram, that is History by वीर प्रताप सिंह। यहाँ पर मैं बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको प्रोवाइड करता हूँ, जिससे आपको आपके मेंस एग्जामिनेशन एंड प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के अंदर बहुत सारा हेल्प मिलेगा। बहुत सारे ऐसे फ्री डॉक्यूमेंट्स भी मैंने बनाए हैं, मेरे इनिशिएटिव्स है, वो फ्री डॉक्यूमेंट्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे आप अगर डाउनलोड लिस्ट में देखेंगे तो। साथियों, आज का ये जो सवाल है 2013 का GS1 का सवाल है, जिसके अंदर पोस्ट इंडिपेंडेंस का ये सवाल है। नाउ इफ वी रीड द क्वेश्चन, क्रिटिकली एग्जामिन द कंपल्शंस व्हिच प्रॉम्प्टेड इंडिया टू प्ले अ डिसाइसिव रोल इन द इमर्जेंस ऑफ बांग्लादेश। साथियों, ये जो सवाल है यहाँ पर अगर आप टेल वर्ड पढ़े, सो टेल वर्ड इज व्हाट, क्रिटिकली एग्जामिन, एंड व्हाट इज द मेन डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। सवाल में ये बोला जा रहा है कि भाई एक तो बांग्लादेश का इमरजेंस हुआ, हम सबको पता है कि 1971 में हुआ था वो, और इंडिया इंडिया ने क्यों और कैसे इस इमरजेंस ऑफ बांग्लादेश के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन दिया, मतलब मेजर एसेंस सवाल का ये है। सो इफ आई डिवाइड द क्वेश्चन और अगर हम सवाल को समझने की कोशिश करें कि हमें आंसर को कैसे स्ट्रक्चर करना है, तो सबसे पहले हमारा इंट्रो आएगा, जैसे कि आपको पता है और प्रीवियस सेशंस में आपने देखा रहेगा। इंट्रोडक्शन जो है आपको 3 से 5 लाइन के बीच में इंट्रोडक्शन लिखना है। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि जो मेन डिमांड है, सबसे पहले कंपल्शंस दैट प्रॉम्प्टेड इंडिया टू पार्टिसिपेट इन द इमरजेंस ऑफ बांग्लादेश, ठीक है। सो ये सेकंड पार्ट आएगा, दैट इज कंपल्शंस कौन से थे। एंड देन थर्ड पार्ट आ जाएगा कि इंडिया का क्या डिसाइसिव रोल प्ले था। ऑलराइट, इंडिया का क्या डिसाइसिव रोल प्ले था। ऑलराइट, ये जो है ये डायरेक्ट डिमांड है ऑफ द पर्टिकुलर क्वेश्चन। ऑलराइट, हाउएवर यहाँ पर क्रिटिकली एग्जामिन है। ओके, सो अब ये क्रिटिकली एग्जामिन है, तो यहाँ पर ये तो हमने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिख दिए, बट थोड़े बहुत हमें नेगेटिव एस्पेक्ट भी यहाँ पर लिखने पड़ेंगे, सो दैट वी कैन फुली एड्रेस द क्रिटिकली एग्जामिन वाला एस्पेक्ट। एंड देन उसके बाद हम क्या करेंगे, हम फाइनली कंक्लूजन के ऊपर बात करेंगे कि कंक्लूजन कैसा होना चाहिए। सो दिस इज हाउ द जनरल ब्रॉड स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर शुड बी। अब इसी में अगर हम आगे चल के इंट्रोडक्शन की बात करें, तो साथियों इंट्रोडक्शन के अंदर क्या होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि भाई एक तो इमरजेंस ऑफ बांग्लादेश के बारे में हमें बात करना है और इंडिया के रोल प्ले के बारे में हमें उसके अंदर बात करना है। सो बेसिक कभी भी आप इंट्रोडक्शन लिखे तो क्वेश्चन का एसेंस उसके अंदर फुलफिल होना चाहिए। और क्वेश्चन का एसेंस क्या है, एक तो बांग्लादेश के ऊपर हमें लिखना चाहिए, दूसरा हमें कंपल्शंस के ऊपर लिखना है, एंड तीसरा हमें इंडिया के रोल के बारे में लिखना है यहाँ पर। सो उसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट में मैंने यहाँ पर ये चीज लिखी है, दैट इज on December 3rd, 1971, the Indo-Pakistan War started, and with its culmination on December 16th, East Pakistan was liberated and Bangladesh emerged as a new nation. तो लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश, दैट इज इमर्जेंस ऑफ बांग्लादेश, ये वाले एस्पेक्ट के ऊपर मैंने यहाँ पर लिख दिया। सबसे पहला ये हो गया। ऑलराइट, सेकेंडली इंडिया वाज फोर्स्ड टू पार्टिसिपेट इन सपोर्ट ऑफ बांग्लादेश, ठीक है। कंपल्शंस की बात हो गई, इंडिया वाज फोर्स्ड टू पार्टिसिपेट, अब कंपल्शंस हो गया, due to various security, humanitarian and geopolitical concerns which had arisen। अब ये भी मैंने यहाँ पर लिख दिया। एंड देन इसके बाद अब रोल जो है, रोल यहाँ पर ये सारे जो सिक्योरिटी कंसर्न्स, ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न्स एंड जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स, इन सारे चीजों की वजह से इंडिया ने पार्टिसिपेट किया। तो ये जो मतलब ये इनडायरेक्टली एड्रेस किया जा रहा है इसी पर्टिकुलर इंट्रोडक्शन में कि ये सारे इश्यूज को इंडिया टैकल करेगा। एंड जाहिर सी बात है, जब ये सारे इश्यूज चल रहे हैं, मतलब ये लकूनाज हैं जो जिसकी वजह से इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ये लकूनास को फुलफिल करने के लिए इंडिया अपने काम करेगा। सो दैट इज गोइंग टू बी द रोल। ऑलराइट, अगर आपको इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है तो इसके बाद आप ये भी लिख सकते हो, सो इंडियाज रोल वाज टू फुलफिल और बाईपास दीज कंसर्न्स, ठीक है। इंडियाज रोल वाज टू फुलफिल और बाईपास दीज कंसर्न्स, ऐसा करके आप यहाँ पर लिख सकते हो। सो दैट इज हाउ योर इंट्रोडक्शन शुड बी, जिसके अंदर हमने एसेंस को पूरा टैकल किया। सो दिस इज द अग्रीमेंट दैट वाज साइंड इन 1971। ओके, नाउ
बॉडी की बात करें तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भाई बॉडी के अंदर क्या आएगा, कंपल्शंस विच प्रॉम्प्टेड इंडियाज पार्टिसिपेशन। ऐसे कौन से चीज थे जिसकी वजह से इंडिया ने पार्टिसिपेट करा। अब साथियों देखिए यहाँ पर है ना बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसा है जिनको समझ नहीं जो यहाँ पर ये सोचेंगे कि मैं पॉलिटिकल एस्पेक्ट पे लिख लूँ, सोशल एस्पेक्ट पे लिख लूँ, इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे लिख लूँ, ठीक है, जियो पॉलिटिकल एस्पेक्ट पे लिख लूँ। अब ये सही है, गलत नहीं है, ये सही है, बट द पॉइंट बीइंग इज कि 7 से 8 मिनट में क्या आप एक्चुअली इस चीज को कैटेगराइज कर सकते हो क्या? एंड अगर आप कैटेगराइज कर सको तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये कैटेगराइजेशन करने के लिए आपके पास ऑलरेडी रेडीमेड कंटेंट होना चाहिए एंड आपको ये चीज प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए पहले से ही कि अगर ऐसा सवाल पूछा गया तो मेरा जो आंसर लिखने का तरीका होगा वो इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर होगा। सो यू शुड बी वेरी मच फर्म विद दैट। हाउएवर मेजॉरिटी ऑफ द एस्पिरेंट्स को ये चीज स्ट्रक्चर्ड नहीं रहेगा, सो दैट इज वाई मैंने भी यहाँ पर उसी हिसाब से लिखा है कि जैसे एक नॉर्मल एस्पिरेंट एग्जामिनेशन के अंदर लिखेगा, बट ये उस तरीके से लिखा जाना चाहिए जिससे आपको मैक्सिमम मार्क्स मिले। ओके, सो कौन से ऐसे कंपल्शंस थे? अब कंपल्शंस की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सबसे पहले पाकिस्तान आर्मी ने एक ऑपरेशन सर्चलाइट स्टार्ट किया था। ये आपको पता है कि ईस्ट पाकिस्तान, जो वेस्ट पाकिस्तान था वो ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर हमेशा जुल्म करता था। ओके, एंड यहाँ पर इन्होंने एक ऑपरेशन सर्चलाइट स्टार्ट किया था जिसकी वजह से बहुत सारे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस ईस्ट पाकिस्तान के अंदर शुरू हो गए थे। दैट इज जो लोगों को गैर कानूनी गिरफ्तार किया जा रहा था, उनको टॉर्चर किया जा रहा था, उनको जेल किया जा रहा था, बंगाली पॉपुलेशन के ऊपर अत्याचार करे जा रहे थे। सो बिकॉज ऑफ दिस बहुत सारा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो गया था एंड इंडिया बीइंग अ मॉरली अपराइट कंट्री, इंडिया ये चीज देख नहीं सकता था। तो इंडिया के जो मॉरल्स थे वो उसको चुप नहीं रख सकते थे। दैट इज वाई दिस फोर्स्ड इंडिया और दिस मेड इट कंपल्सरी फॉर इंडिया टू पार्टिसिपेट इन द इमर्जेंस ऑफ बांग्लादेश। इसके अलावा बहुत बड़ा एक रेफ्यूजी क्राइसिस भी हुआ। दैट इज यूनाइटेड नेशंस के जो रेफ्यूजी कमीशन है, यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर रेफ्यूजीज, उसने एक रिपोर्ट निकाली जिसमें बोला गया कि भाई 1 करोड़ से भी ज्यादा रेफ्यूजीज क्या हो रहे हैं कि इंडिया के अंदर उन्होंने घुसपैठ कर ली और वो अलग अलग स्टेट्स के अंदर निवास कर रहे हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या हो गया कि 1971 के इंडिया को आप इमेजिन करो। ओके, इस टाइम पे हमारे पास भी इतने ज्यादा रिसोर्सेज नहीं थे, हम इतने ज्यादा डेवलप नहीं थे। तो जाहिर सी बात है जब 1 करोड़ रेफ्यूजीज इंडिया के अंदर प्रवेश करेंगे, दाखिल होंगे, तो उस टाइम पे इंडिया के रिसोर्सेज के ऊपर क्या असर होगा, इंडिया की इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर क्या असर होगा, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर क्या असर होगा, सोसाइटी के ऊपर क्या असर होगा, डेमोग्राफी के ऊपर क्या असर होगा। सो बिकॉज ऑफ दैट क्या हो गया कि इंडिया ने ये चीज सोचा कि अगर अब इंडिया और ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करेगा या इंडिया एंट्री नहीं लेगा ये इशू के अंदर, तो 1 करोड़ से शायद 2 करोड़ लोग इंडिया के अंदर रेफ्यूजी बन सकते हैं, जिसकी वजह से और दिक्कत होगी। सो बिकॉज ऑफ दैट इंडिया वॉज फोर्स टू इंटरवीन। सेकेंडली, thirdly, इसके क्या था, इट वॉज एन इंटरनेशनली नेग्लेक्टेड इशू। दैट इज 1971 में यूएसए एंड यूएसएसआर जो थे ये दोनों मेजर पावर्स थे। अब यूएसए क्या था उस टाइम पे, यूएसए सपोर्ट कर रहा था पाकिस्तान को। अब बिकॉज ऑफ दिस क्या हुआ कि जब जब पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर इतना क्रूरता से अत्याचार कर रहा था तो यूएसए ने इस चीज को नजरअंदाज कर दिया। एंड that is when India felt that the developed countries they were actually doing it wrong. So India ने क्या किया, India was compelled to act here. Again India का morality उसको साइड मतलब ये इशू को साइडलाइन करने का गवारा नहीं दिया। दैट इज वाई यहाँ पर पार्टिसिपेट किया गया। अपार्ट फ्रॉम दैट जियो पॉलिटिकल टेंशन बढ़ रहे थे, मतलब यहाँ पर वर्ल्ड जो है ना वो डिवाइड हो रहा था। दैट इज अभी मैंने आपको बताया कि यूएसए जो है वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था, इसके साथ साथ चाइना भी पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था। एंड देन इंडिया ने क्या किया उसी टाइम पे, मतलब उसके पहले ही इंडिया और यूएसएसआर के रिलेशंस बहुत अच्छे थे, हमने ट्रीटी वगैरह भी कर ली थी, जिसके वजह से यूएसएसआर ने क्या किया, इंडिया को सपोर्ट करना शुरू किया। तो अब क्या हो गया, यहाँ पर 2 भागों में डिवाइड हो गया, यूएसए सपोर्टेड एंड यूएसएसआर सपोर्टेड। सो इसके वजह से क्या हो गया कि जियो पॉलिटिकल टेंशंस जो थी, ठीक है, वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। ऑलराइट, एंड बिकॉज ऑफ यूएसए सपोर्ट टू पाकिस्तान, इंडिया वाज फोर्स्ड टू सपोर्ट द लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश एंड यूएसएसआर ने उसके अंदर उसको सपोर्ट किया, जिसके वजह से क्या हो गया, रीजनल स्टेबिलिटी को प्रमोट करने का पॉइंट हुआ। अपार्ट फ्रॉम दैट डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, लोकल लोगों ने, दैट इज बंगाल, जो बंगाली पॉपुलेशन था, अपार्ट फ्रॉम दैट जो डेमोक्रेटिक पॉपुलेशन था, जो लिबरल पॉपुलेशन था इंडिया का, और जो लिबरल पार्टीज थी, ये सब बोलने लग गई कि इंडिया को स्टांस लेना चाहिए एज अ रिस्पॉन्सिबल
रिस्पॉन्सिबल नेबर इंडिया को पार्टिसिपेट करना चाहिए एंड शुड हेल्प बांग्लादेश। ठीक है, दैट वाज वन अनदर थिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट बांग्लादेश से बहुत सारा इंसर्जेंसी होता था, मतलब इंडिया के बॉर्डर सिक्योरिटी के ऊपर असर होता था। सो इन ऑर्डर टू ऑल्सो अवर्ट दैट इंडिया ने पार्टिसिपेशन किया। अपार्ट फ्रॉम दैट एथिकल ग्राउंड्स के ऊपर हमने पार्टिसिपेशन किया रीजनल स्टेबिलिटी को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के बीच में इंडिया था। ऑलराइट, एंड इसके वजह से क्या हो गया कि कभी ये वेस्ट से टेररिस्ट भेजते थे, कभी ये ईस्ट से इंसर्जेंसी करवाते थे। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस एंड इन ऑर्डर टू प्रमोट रीजनल स्टेबिलिटी एंड इन ऑर्डर टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ साउथ एशिया, यहाँ पर क्या किया गया, इंडिया वॉज फोर्स टू पार्टिसिपेट। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान से अलग हो जाएगा तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान का पोजीशन वीकन हो जाएगा। सो ये सब देखो साथियों, ये सब जो है ना, इन सब जो पॉइंट्स मैंने अभी डिस्कस करे ये बहुत ज्यादा नॉर्मल पॉइंट्स थे। हवेवर बस हमें इसके अंदर क्या करना था, ये जो वैलिडेशन है ना 10 मिलियन हो गया या जो जो भी मैंने यहाँ पर वैलिडेशन देने का प्रयास किया है, वो सब चीजें हमें बस ऐड करनी थी ताकि हमारा आंसर और ज्यादा एनरिच हो जाए। अपार्ट फ्रॉम दैट अब इंडिया का डिसाइसिव रोल क्या था। अब इंडिया का रोल मतलब इंडिया ने पॉजिटिव, नाउ दिस इज अ पॉजिटिव एस्पेक्ट, डिसाइसिव रोल मतलब पॉजिटिव एस्पेक्ट की बात हो रही है। सो पॉजिटिविटी में इंडिया ने कैसे पार्टिसिपेट किया, मतलब इंडिया ने क्या किया, उस टाइम पे बांग्लादेशी लिबरेशन फोर्स था जिसका नाम था मुक्ति बाहिनी, उसको इन्होंने सपोर्ट किया बाय प्रोवाइडिंग लॉजिस्टिक्स, मिलिट्री सपोर्ट एंड जब ये सब प्रोवाइड करके इन्होंने क्या किया, टू टू प्रमोट देम, ये सब करके इन्होंने क्या किया ताकि ये पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ खड़े रह सकें। ठीक है, ऐसा इन्होंने इसको इस हिसाब से सपोर्ट किया था। अपार्ट फ्रॉम दैट इंडिया ने फाइनली मिलिट्रीली इंटरवीन किया एंड इन द 13-day वॉर फाइनली बांग्लादेश लिबरेट हुआ। अब ये सारे पॉजिटिव पॉइंट्स है साथियों। इंडिया ने बहुत सारे मिलियंस ऑफ रेफ्यूजीज को इस टाइम पे अकोमोडेट किया था, ये भी चीज था। इंडिया ने इंटरनेशनली बहुत ज्यादा काम किया ताकि जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बांग्लादेश के अंदर चल रहे थे उसको इंटरनेशनल रिकग्निशन मिले और जो वर्ल्ड जो है इसके अंदर पार्टिसिपेट करे और जो ईस्ट पाकिस्तान है उसके अंदर थोड़ा ठहराव लाए। ठीक है, नाउ दिस इज देयर। हाउएवर यहाँ पर हम कॉन्स भी लिख सकते हैं दैट इन स्पाइट ऑफ बांग्लादेश भी, ये मतलब बांग्लादेश को लिबरेट करने के बाद भी पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा कम नहीं हुआ। पाकिस्तान का हेटरेट जो है इंडिया के प्रति और ज्यादा बढ़ गया, जिसके अंदर कारगिल वॉर्स हुए। ठीक है, कारगिल वॉर्स फिर बाद में हुए 1999 में। इसके अलावा हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो डिवीजन या जो ग्रुपिंग्स देखने को मिले थे, ठीक है, वो ग्रुपिंग्स और ज्यादा बढ़ गए आगे चल के। ओके, देन अपार्ट फ्रॉम दैट जो परमानेंट ग्रुपिंग्स है उसका बदलाव देखने को मिला, दैट इज यूएसए ने उस टाइम पे पाकिस्तान को सपोर्ट किया था, बट नाउ यूएसए इट इज नॉट इन सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान एंड चाइना अभी भी पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है एंड चाइना इज अगेंस्ट इंडिया, वेयर एज यूएसए इज सपोर्टिंग इंडिया राइट नाउ इफ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट। सो ये कॉन्स आप लिख सकते हो इस पर्टिकुलर चीज से जो आपको क्रिटिकली एग्जामिन के अंदर बोलने की कोशिश की जा रही थी। ठीक है, नाउ फाइनली व्हेन वी कंक्लूड, अब कंक्लूजन के अंदर क्या रहेगा कि हम यहाँ पर बता रहे हैं कि जो इंडिया का पार्टिसिपेशन था इसके अंदर, ठीक है, मतलब चाहे वर्ल्ड जो है उस चीज को क्रिटिसाइज कर रही है कि हमने इंटरनल अफेयर्स ऑफ बांग्लादेश के अंदर बहुत ज्यादा इंटरवीन किया, बट मतलब पहले अपने को यही करना है कि पहले अपने थोड़ा यहाँ पर ये बता रहा है कि ऑल्दो इंटरनेशनली वी आर क्रिटिसाइज्ड फॉर इंटरफियरिंग इन पाकिस्तान इंटरनल अफेयर्स, बट हमारे इसी पार्टिसिपेशन की वजह से क्या हुआ कि एक सिग्निफिकेंट जियोपॉलिटिकल शिफ्ट आया जिसके वजह से साउथ एशिया स्ट्रेंथन हुआ और जो इंडिया का रोल है एज अ रीजनल पावर इसके अंदर स्ट्रेंथन हुआ। और इसी पार्टिसिपेशन की वजह से इंडिया का इमेज जो है इन द वर्ल्ड लेवल प्रोजेक्ट होता है कि इंडिया इज अ एजिटेटर अगेंस्ट अथॉरिटेरियनिज्म, मतलब अथॉरिटेरियनिज्म इंडिया बर्दाश्त नहीं करेगा, जिसकी वजह से डेमोक्रेटिक वैल्यूज हमारे दर्शाए जाते हैं। एंड ऑल्सो वी आर एन एडवोकेट फॉर ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्टर, एंड क्योंकि उस समय पे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा था, क्रूर हत्या हो रहा था, हमने उस चीज के ऊपर और उस चीज के खिलाफ हमने काम किया, जिसके वजह से आज के टाइम में इंडिया जो है इट इज प्रोजेक्टेड एज अ ग्लोबल लीडर। एंड अगर यूएसए हो या रशिया हो या फ्रांस हो या कोई भी अन्य देश हो, अगर उसे कुछ भी करना है तो इंडिया इज अ मीडिएटर। Take it Russia Ukraine war, be it the Palestine and the Gaza Strip issue, be it anything, India has become a global leader because of these initiatives that it had already taken in the past. So इस तरीके से हम इस पर्टिकुलर आंसर को लिखते हैं, और अगर साथियों हम ऐसे लिखते हैं तो जाहिर सी बात है हमें इसके अंदर मैक्सिमम मार्क्स मिलते हैं और इंटरव्यू में हमारा नाम आता।
सो इसी के साथ आई थैंक एवरी वन ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर सेशन। अगर आपको पसंद आया सो इसको जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी ये रेकमेंड करें एंड हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़ें। मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं जिसके अंदर मैं अगेन बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट देता हूं। सो थैंक यू एवरीबॉडी। कुछ भी अगर आपको एक्स्ट्रा एडिशंस चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताएं। सो वंस अगेन थैंक यू फ्रॉम प्रयोग आईएएस। माय नेम वाज वीर प्रताप सिंह।